नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। और आज की डेट 2 मई है, सैटरडे है। लेकिन 3 इश्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, यही आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, कोमागाता मारू वाला फेमस शिप जो हांगकांग से गया कनाडा में। लेकिन वहां पे कनाडा वालों ने, कनाडा उस समय ब्रिटेन की कॉलोनी था, शिप में इंडियंस थे, लेकिन शिप में जो इंडियंस थे उनको उतरने नहीं दिया गया था। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। यूपीएससी ने काफी बार इस पे क्वेश्चन पूछे हैं। ये डिस्कस करेंगे, पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल, ओपेक ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देशों का एक गैंग है। उस गैंग में से अब यूएई जो है वो बाहर निकल गया है। यूएई कहता है कि मुझे नहीं रहना आपके गैंग में। लेकिन यूएई ने ऐसा क्यों किया, भारत के लिए क्या रिपरकशंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा जो आर्टिकल है वो लेक्स से रिलेटेड है। लेक्स लुप्त हो रही हैं, इसके क्या मायने हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन से आर्टिकल से, कोमागाता मारू सिप वाले आर्टिकल से। कंटेक्स्ट क्या है, दिलजीत दोसांझ फेमस पंजाब के सिंगर हैं, आपने गाने भी सुने होंगे उनके। उन्होंने ना एक बात बोली रिसेंट में। उन्होंने बोला कि वैंकूवर में ना, कनाडा का एक शहर है वैंकूवर, अब वहां पे ना मेरा एक शो था, 55,000 लोग बैठे थे बीसी स्टेडियम में वैंकूवर में, और खचाखच शो भरा हुआ था, स्टेडियम भरा हुआ था। लेकिन दिलजीत दोसांझ कहते हैं आज से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 110 110 साल पहले वैंकूवर में इंडियंस का एक शिप आया था, लेकिन वैंकूवर में उस शिप से भारतीयों को उतरने में नहीं दिया गया था। तो सोच के देखो, आज भारत का एक सिंगर ऐसे स्टेडियम में परफॉर्म करता है जहां जो खचाखच भरा हुआ है, लेकिन 110 साल पहले जब भारतीयों का शिप आया था तो उसे कितनी बुरी तरह से ट्रीट किया गया था। क्या था ये पूरा मामला, आप देखो। देखो 19, अरे ऐसा मत करो भाई। हाँ, 1914 की बात है। आप बोलोगे सर 1914 में तो वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। हाँ, उसका भी जिक्र आएगा। लेकिन देखो 1914 के समय कंटेस्ट क्या था, भारत में ना, चाहे वो एक्स सोल्जर्स हो, किसान हो, अलग अलग तबकों की जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। किसकी पॉलिसीज की वजह से, ब्रिटेन की पॉलिसीज की वजह से। तो बहुत सारे भारतीय ऐसे थे जो चाहते थे कि भाई भारत से निकल के दूसरी जगह पे जाके कोई काम धंधा स्टार्ट किया जाए, कुछ पैसा कमाया जाए, क्योंकि ब्रिटेन की पॉलिसीज की वजह से तो सिचुएशन खराब है। तो बहुत सारे लोग दूसरे देश में जाके काम करना चाहते थे। तो हुआ क्या, गुरदीत सिंह नाम के एक पर्सन थे। इन्होंने ना, इन्होंने हांगकांग से ना जापान का एक शिप किराए पर लिया जिसका नाम था कोमागाता मारू, जिसे गुरु नानक जहाज भी कहा जाता है। तो इन्होंने हांगकांग से जापान का एक शिप किराए पे ले लिया, और उसमें थे सारे इंडियंस ही। टोटल कितने, 376 भारतीय थे उसमें। और वो शिप जाना चाहता था कहां पे, कनाडा में। और अलग अलग धर्मों के थे, मतलब 360 तो सिख थे, 340 सिख थे, मुस्लिम्स भी थे और हिंदू भी थे। और ये शिप जाना चाहता था कहां, हांगकांग से कनाडा में। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, सारे भारतीयों ने ना वेस्टर्न सूट बूट पहने थे। क्यों, ताकि वो कनाडा की सोसाइटी में आसानी से एडजस्ट हो सकें। तो इस शिप ने ना यात्रा की स्टार्ट की 4 अप्रैल को, और फाइनली 23 मई को ना ये पहुंच गया शिप कनाडा में। क्या कनाडा में इस शिप का स्वागत हुआ कि आओ आओ, अतिथि देवो भव, पधारो महाराज देश? नहीं, स्वागत नहीं हुआ। बल्कि देखो, इस शिप के चारों ओर ना एक ब्लॉकेड लगा दिया गया। ब्लॉकेड लगा दिया गया ताकि शिप में जो लोग हैं वो उतर ना सके कनाडा की धरती पे। और देखो, ब्लॉकेड जब लगाया गया तो शिप के अंदर, जहाज के अंदर, कोमागाता मारू जहाज के अंदर जो भारतीय थे ना, उनको ना पानी मिला, ना खाना मिला, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला, वो फंस गए वहीं पर। 24 लोगों को उतरने दिया गया था, बाकी तो सब फंस गए थे। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि कनाडा भी तो ब्रिटेन की कॉलोनी था और इंडिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी था। तो फिर इंडियंस को ब्रिटेन की कॉलोनी में क्यों नहीं उतरने दिया गया? जब इंडिया और कनाडा दोनों ब्रिटेन की कॉलोनी है, दोनों ब्रिटेन के सब्जेक्ट हैं, तो फिर इंडियंस को वहां पे क्यों नहीं उतरने दिया गया? यही तो
ब्रिटेन वाले पहले बोला करते थे कि ब्रिटेन की सिटीजनशिप की ताकत है, जो ब्रिटेन का नागरिक है उसके पास में कितने फायदे हैं। लेकिन इस इंसिडेंट से भारतीयों को यह यकीन हो गया कि ब्रिटिश अंपायर नाम नाम का है, हमारे साथ रेस के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। समझ गए? इसलिए नहीं उतरने दिया गया था भारतीयों को, क्योंकि कनाडा की सरकार की ना एक पॉलिसी थी, कनाडा की सरकार की एक पॉलिसी थी, कीप कनाडा वाइट, यानी कनाडा को किसी भी कीमत पे ना अपने को वाइट रखना है। वहां की जो डेमोग्राफी है वो एशियंस के कारण बिगड़नी नहीं चाहिए, हमें वाइट रखना है कनाडा को। तो 2007 में ना वहां पे अलग से एक लीग भी बनी थी, एशियाटिक एक्सक्लूजन लीग, ये कनाडा में बनी थी 1907 में। मेनली तो देखो इस लीग का टारगेट कौन थे? चाइनीज, जापानीज। लेकिन देखो भारतीय भी इस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो गए कि कनाडा सिर्फ व्हाइट्स के लिए है और जो एशियंस हैं उनको कनाडा में एंट्री नहीं दी जाएगी, उनको एक्सक्लूड किया जाए। समझ गए? तो ये उनकी पॉलिसी थी। ये एंटी एशियन राइट्स हुए थे कनाडा में, वैंकूवर में 1907 में। अब आपको पता है ये यूरोपियन कंट्रीज ना बहुत हिपोक्रेट्स हैं। इन्होंने ना ये कानून लेके आए एक साल बाद 2008 में। कानून कितना बेकार था आप सोच के देखो, कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन। कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन कानून ये कहता है कि अगर देखो कोई बिना रुके डायरेक्ट कनाडा में आ रहा है ना, बिना स्टॉप हुए रास्ते में डायरेक्ट कनाडा आ रहा है ना, तो देखो हम उसे आने देंगे, अदरवाइज नहीं आने देंगे। अरे भाई कैसी बातें करते हो यार, कोई सिर्फ लंबी यात्रा करके आएगा तो बीच में तो रुकेगा ना, अपनी सप्लाई लेगा, खाना पीना लेगा, फ्यूल लेगा, कहीं तो रुकेगा ना। अब इंडिया से कोई पर्सन डायरेक्ट बिना रुके कैसे कनाडा पहुंच जाएगा? कहीं तो रुकेगा सिप। तो इनडायरेक्ट कानून था ये, इंडियंस को कनाडा में आने से रोकने के लिए। इतने बेकार थे ये यूरोपियंस। आज तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं यूरोपियंस, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, लिबर्टी की रिस्पेक्ट करते हैं। भाई गन तुमने मचाया सबसे ज्यादा पहले। समझ गए? तो देखो जब ये इंसिडेंट हुआ ना, जब ये इंसिडेंट हुआ कोमागाता मारू वाला, काफी दिनों तक सिप के चारों ओर ब्लॉकेड लगा रहा और इंडियंस भी आपको पता है जिद्दी थे, वो भी कह रहे हैं कि ठीक है हम भी सिप के अंदर रहेंगे, कर लो जो कुछ करना है। तो कनाडा के पुलिस वालों ने ना 23 मई को नहीं 19 जुलाई को 19 जुलाई को कनाडा के पुलिस वाले ना सिप के अंदर एंटर कर गए, सिप के अंदर एंटर कर गए ताकि इनको भाई पकड़ के वापस भेजा जाए। लेकिन सिप के अंदर जो मौजूद थे भारतीय, उन्होंने फिर सिप के अंदर जो कोयले वगैरह थे वो फेंकने स्टार्ट कर दिए, लोहे की रोड्स फेंकनी स्टार्ट कर दी, मतलब रेसिस्टेंस किया। तो ये इंसिडेंट हुआ तो भारत में भी और बल्कि विदेशों में जो भारतीय थे उनमें भी गुस्सा आ गया कि देखो भारतीयों को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो कनाडा के अंदर ही एक कमेटी बनी थी, शोर कमेटी। शोर कमेटी बनी थी इस इशू से डील करने के लिए, जिसको लीड कर रहे थे हुसैन रहीम। अब ये शोर कमेटी जो थी, इन्होंने चंदा वगैरह इकट्ठा किया कि यार वो सिप में जो भारतीय फंसे हैं भाई उनकी हेल्प की जाए। तो इन्होंने चंदा वगैरह इकट्ठा किया, $20,000 का चंदा इकट्ठा हुआ था, जो उस समय में बहुत बड़ी रकम थी। समझे? तो चंदा वगैरह इन्होंने इकट्ठा कर लिया और फंड की सहायता से इन्होंने सिप को तो रिटेन कर लिया। लेकिन देखो आपको पता है सरकार के सामने किसकी चलती है, तो रेसिज्म की वजह से ये लोग भी हार गए और फाइनली सिप को वापस भेज दिया गया। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, सिप को वापस ना तो देखो सिंगापुर भेजा गया, ना ही हांगकांग भेजा गया। क्यों? ब्रिटिशर्स डर रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका था, तो ब्रिटेन वाले डर रहे थे कि जहां पे ये शिप जाएगा वहां पे ऐसा ना हो कि एंटी कॉलोनियल जो सेंटिमेंट्स हैं वो उभर के आए और हमारे खिलाफ विद्रोह फैल जाए। तो आखिरकार ये शिप वापस कहां पे पहुंचा? हांगकांग नहीं गया, भारत में आया। और भारत में कहां पे आया ये शिप? भारत में आया, हुगली नदी है, हुगली नदी के ईस्टर्न बैंक पे, हुगली नदी है, हुगली नदी के ईस्टर्न बैंक पर एक जगह है बजबज। क्या जगह है? बजबज। बजबज जगह पे ये शिप पहुंचा और हमारे यहां पे थी ब्रिटिश सरकार।
उन्होंने शिप में मौजूद जो भारतीय थे उनको बोला कि भाई हमें यहाँ पे ना, मतलब यहाँ पे आप कुछ मत बोलो और सीधा पंजाब की ट्रेन पकड़ो और ट्रेन में बैठ के शांति से चले जाओ। लेकिन भाई जो शिप में भारतीय थे वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, उन्होंने बात नहीं मानी पुलिस वालों की और पैदल मार्च स्टार्ट कर दिया कोलकाता की तरफ। लेकिन फिर जो पुलिस वाले थे उस समय, उन्होंने गोलियां चला दी उन भारतीयों के ऊपर। गोलियां चला दी तो 20 से ज्यादा जो लोग थे वो मारे गए। जो लीडर थे गुरदीत सिंह, जिसने शिप किराए पे लिया था, वो भाग निकले। लेकिन बाद में गांधी जी ने उन्हें कन्विंस किया कि यार कानून का सम्मान करना जरूरी है, अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो गांधी जी के कहने पे गुरदीत सिंह ने सरेंडर कर दिया, उनको 5 साल की सजा हुई। लेकिन देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो इंसिडेंट था ना, इससे गदर पार्टी जो वैसे 1 साल पहले बनी थी 1913 में, गदर पार्टी पे यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है। गदर पार्टी यूएस में बनी थी 1913 में, सैन फ्रांसिस्को में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा लीड किया जा रहा था। बाद में सोहन सिंह भकना ने भी ज्वाइन किया। अब इस पार्टी को बहुत ज्यादा मोबिलाइज कर दिया गया था इस इंसिडेंट ने। भारतीयों को समझ में आ गया था कि भाई पहले तो ना वो ये मांग रहे थे कि हमें ब्रिटिश राज में ही रहना है और ब्रिटिश राज में ही हमें ज्यादा राइट्स दे दो, रहेंगे हम आपके अंडर लेकिन हमें आप ज्यादा राइट्स दे दो। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद में ना समझ में आ गया भारतीयों को कि भाई ये कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए, ये सिर्फ ढकोसला है, ये दिखावा करते हैं, ये कुछ करने वाले नहीं है, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब वो भावना आ गई थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि सबसे पहले टोटल इंडिपेंडेंस का स्लोगन कब दिया गया था, वो चीज अलग है, लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए ना ग्राउंड तैयार हो गया था, क्योंकि इस इंसिडेंट ने ना भारतीयों की आंखें खोल दी थी। समझ गए? तो गदर पार्टी ने एक रिवॉल्यूशनरी न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, गदर। चलो, ये लीडर्स हैं और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 में पूछा था, गदर पार्टी के साथ में कौन कौन एक्टिवली एसोसिएटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, यहां पे मत देखिएगा। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है कोमागातो मारू इंसिडेंट से संबंधित। ये कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, कंटिन्यूअस जर्नी, रेगुलेशन, एशियाटिक एक्सक्लूजन लीग, ये सब ये क्विक फैक्ट्स हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। कोमागाता मारू का दूसरा नाम क्या था? गुरु नानक जहाज। ये देखो, गुरु नानक जहाज। लीगल फाइट किसने लड़ी? हुसैन रहीम ने। ट्रेजेडी की लोकेशन जहां पे लोग मारे गए, बजबज, जो कौन सी रिवर के ईस्टर्न बैंक पे है? हुगली नदी के ईस्टर्न बैंक पे है। चलो, हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं यूएई वाला आर्टिकल। यूएई ने क्या कांड कर दिया? ओपेक और ओपेक प्लस, जिन देशों के पास में तेल ज्यादा है, जो तेल को प्रोड्यूस करके बेचते हैं, उन देशों का गैंग है ये ओपेक प्लस, गिरोह है। ये डिसाइड करते हैं मिलके कि कितना तेल प्रोड्यूस करना है। अगर मार्केट में तेल के दाम कम हो गए तो ये अपनी प्रोडक्शन कम कर देते हैं ताकि सप्लाई कम हो जाए और तेल के दाम ऊपर आ जाए, जिससे इन देशों को फायदा हो। तो आप बोलोगे सर काम का ग्रुप है, कम से कम इन देशों के लिए तो काम का है जिनके पास में तेल है। हमारा इंडिया जैसा देश है, उनको तो बहुत नफरत है इस गैंग से, क्योंकि जानबूझ के तेल का दाम बढ़ा देते हैं आर्टिफिशियल, और हमारे देश में महंगाई आ जाती है, हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ जाता है। तो ना इस गिरोह से, इस गैंग से अब यूएई ने अपना नाम वापस ले लिया है। आप पूछोगे क्यों? क्यों वापस ले लिया है? और वो भी सिर्फ 3 दिन के नोटिस पे। 3 दिन के नोटिस पे ले लिया, मतलब 5 दिन बाद तो मीटिंग होने वाली थी इस गैंग की, लेकिन यूएई कहता है कि नहीं, हम इस गैंग का हिस्सा नहीं है। देखो, अब कहने को तो यूएई ने ये बोला है कि हमने ना नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे इस ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर आने का निर्णय लिया है। उन्होंने एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी, लेकिन आपको पता है डिप्लोमेसी में ना स्टेटमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती। स्टेटमेंट में तो सारे अच्छी अच्छी बातें ही लिखते हैं, वैल्यू होती है पीछे की इंटेंशन क्या है। स्टेटमेंट में कोई अपनी क्लियर इंटेंशन नहीं बताता, क्लियर इंटेंशन मिलती है जब हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं।
समझ गए? तो एक टर्म है यहां पे एनोडाइन स्टेटमेंट। एनोडाइन स्टेटमेंट का मतलब ये होता है न्यूट्रल स्टेटमेंट, ऐसी न्यूट्रल स्टेटमेंट जिससे रियल इंटरेस्ट का पता नहीं लगता, रियल मनसा का पता नहीं लगता, ऐसी दिखावे वाली स्टेटमेंट। तो उस स्टेटमेंट को कह देते हैं एनोडाइन स्टेटमेंट। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि यूएई ने अपना नाम जो है वो वापस क्यों लिया। देखो पहला रीजन क्या है। देखो यूएई ना, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, यूएई के पास में ना पूरी दुनिया में छठे नंबर पे सबसे ज्यादा ऑयल है। इनके पास में ना 113 बिलियन बैरल ऑयल है, 113 बिलियन बैरल। अब पिछले कुछ सालों में ना यूएई ने 150 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं ऑयल निकालने की अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। 150 बिलियन डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। तो उनकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई है अब 5 मिलियन बैरल पर डे। 5 मिलियन बैरल पर डे वो तेल प्रोड्यूस कर सकते हैं एक दिन में। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ओपेक क्या लगाता है, ओपेक कंडीशन लगा देता है अपने मेंबर्स के ऊपर कि भाई इतना ही ऑयल प्रोड्यूस करो, इससे ज्यादा मत करो, समझे, ताकि मार्केट में ऑयल की कीमत को ऊपर रखा जा सके, सप्लाई कम की जा सके। तो ना ओपेक ने कंडीशन लगा रखी है यूएई के ऊपर कि आप एक दिन में सिर्फ 3.45 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, जबकि उनकी कैपेसिटी कितनी है 5 मिलियन की। तो यूएई वाले कह रहे हैं कि भाई हमको तो 1.5 मिलियन बैरल पर डे की जो हमारी ऑयल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो तो वेस्ट ही हो रही है, तुम्हारे कारण हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं। बात तो सही है, लेकिन यहां पे ना सऊदी अरेबिया जो लीड करता है ओपेक को, वो बोलेगा भाई फायदा तो तुम्हारा ही है ना, बेशक तुम कम ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन दाम भी तो तुम्हें ज्यादा मिल रहे हैं ना, सप्लाई कम है इसलिए। लेकिन यूएई ये कहता है कि भाई सुनो, एक कंसेप्ट है यहां पे, यूएई ये कहता है कि ना ये कंसेप्ट ये है पीक ऑयल थ्योरी। यूएई को ये लगता है कि ऑयल के दाम हमेशा हाई नहीं रहेंगे, धीरे धीरे पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है, धीरे धीरे पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, एक टाइम ऐसा आएगा ऑयल की डिमांड ही नहीं रहेगी। तो यूएई को लगता है कि भाई अभी सारा तेल बेच बाच दें हम, बाद में तो ऑयल की डिमांड रहेगी नहीं, ऑयल को कोई पूछेगा ही नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो इससे पहले कि ऑयल की वैल्यू ही खत्म हो जाए, उससे पहले हम अपना पूरा स्टॉक जो है वो निकाल देते हैं। तो यूएई की ये जो सोच है ना वो इंस्पायर्ड है पीक ऑयल थ्योरी से। पीक ऑयल जो थ्योरी है ना वो देखो ये कहती है, पीक ऑयल थ्योरी ये कहती है एक ऐसा समय आएगा जब ना तेल की जो डिमांड है और प्रोडक्शन है वो हाई पे होगी, तेल की डिमांड और तेल का प्रोडक्शन दोनों हाई पे होगा, उसके बाद तेल की डिमांड भी कम होगी और तेल का प्रोडक्शन भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और तेल की डिमांड और प्रोडक्शन जब हाई होगी सिर्फ तभी हाई प्राइस होंगे, बाद में प्राइस कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यूएई को यह लगता है कि भाई जब ऑयल की डिमांड है, हम प्रोड्यूस करके अपना सारा स्टॉक बेच देते हैं ना, बाद में कुछ सालों बाद पता लगे तेल की वैल्यू ही नहीं है, तेल की कीमत ही खत्म हो गई, लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो गए, तो फायदा क्या, तेल तो रखा रह जाएगा हमारे पास में। इससे अच्छा हम ओपेक से बाहर निकलते हैं, अपनी मर्जी से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, अपना सारा तेल निकाल के बेच देते हैं, और उससे जो पैसा आएगा उससे हम एआई में इन्वेस्ट करेंगे, उसे हम डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करेंगे, असली फ्यूचर तो वहां पे है। तो ये है यूएई की सोच। अब समझे पीक ऑयल थ्योरी। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखो यहां पे कुछ और जियो पॉलिटिकल डायमेंशंस भी हैं। जैसे देखो यूएई और इजराइल के रिश्ते ना ठीक ठाक हैं, ये बात ईरान को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ईरान और इजराइल दुश्मन है ना। तो इस वजह से आपने एक चीज देखी होगी, ईरान ने सबसे ज्यादा जो ड्रोन फोड़े हैं ना, वो शायद मुझे लगता है इजराइल से भी ज्यादा बल्कि यूएई के ऊपर मारे हैं ड्रोन ईरान ने। क्यों? क्योंकि ईरान को यह लगता है कि यूएई
इजराइल के साथ दोस्ती क्यों रख रहा है? दूसरा, एक तो ये डायमेंशन है। दूसरा, आपको ये लगता है कि यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों गल्फ कंट्रीज हैं, दोनों गल्फ कंट्रीज हैं यूएई और सऊदी अरेबिया, और दोनों के बीच में रिश्ता है, दोनों भाई भाई हैं? नहीं, भाई भाई नहीं है भाई, ऊपर ऊपर से लगता है ये दोस्त हैं, अंदर से इनकी दोस्ती में ना जबरदस्त अंडरकरंट है। यूएई नहीं चाहता कि ओपेक में सऊदी अरेबिया का दबदबा रहे, यूएई नहीं चाहता कि गल्फ का लीडर बने सऊदी अरेबिया, समझे? यूएई खुद सऊदी अरेबिया की हेजमनी से, यूएई सऊदी अरेबिया के दबदबे से परेशान है यूएई। आप डायमेंशन देखो, डायनामिक्स देखो। सऊदी अरेबिया की दोस्ती ज्यादा पाकिस्तान के साथ में, दोनों के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। यूएई के जो किंग थे वो भारत की यात्रा पर आए तुरंत, यात्रा सिर्फ 2 घंटे की थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी। तो दोनों के बीच में भी दोस्ती इतनी मजबूत नहीं है, अंडर करंट है, समझे? तो ये भी एक डायमेंशन है। और फिर देखो, राइटर ये भी कहते हैं कि यूएस में मिड इलेक्शन होने वाले हैं, तो अगर यूएई ओपेक से बाहर आएगा तो ऑयल की सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगी, तेल के दाम कम होंगे, और इससे ट्रंप को फायदा होगा, इससे ट्रंप को फायदा होगा। तो यूएई जो है वो ट्रंप को फायदा पहुंचाना चाहता है। फिर एक एग्जांपल ये दिया जाता है कि जीसीसी का ना, यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, जिसका मेंबर यूएई भी है सऊदी अरेबिया भी है, मीटिंग हुई थी, लेकिन यूएई ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को नहीं भेजा इस मीटिंग में, समझे? तो ये सऊदी अरेबिया को सिग्नल था कि भाई हमारे पास में स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम तुम्हारे चेले नहीं हैं, समझ गए? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट लाइन, अभी आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के ऊपर डबल ब्लॉकेड है। डबल ब्लॉकेड मतलब ईरान ने भी ब्लॉकेड लगाया हुआ है, वहां से ईरान कोई शिप नहीं गुजरने देता, फिर यूएसए कहता है कि हम भी ईरान के शिप वहां से नहीं गुजरने देंगे। तो डबल ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के ऊपर, ईरान का भी ब्लॉकेड है, यूएस का भी ब्लॉकेड है। लेकिन ये बहुत चालू है यूएई, इन्होंने ना एक पाइपलाइन बना ली है, हेब्शान फुजैरा पाइपलाइन। अब ये जो पाइपलाइन है ना, ये सीधी ओपन सी में आती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बाईपास करती है। तो इस पाइपलाइन के थ्रू यूएई जो है ना अपना तेल एशियन कंट्रीज को बेच सकता है, और उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की जरूरत ही नहीं है ना चालाक देश। तो यूएई की ये पाइपलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का एंगल क्या है? देखो, इंडिया का तो सीधी सीधी बात यह है, अगर यूएई मेंबर नहीं बनेगा ओपेक का, तो ज्यादा तेल बेचेगा यूएई, मार्केट में ज्यादा तेल मतलब तेल के दाम कम, इंडिया कम प्राइस पे तेल खरीदेगा, हमारा इंपोर्ट बिल कम, हमारा फिस्कल डेफिसिट कम, हमारे यहां पे महंगाई कम, इंडिया को तो फायदा ही फायदा है। लेकिन राइटर बोलते हैं इंडिया सिर्फ कंज्यूमर बन के ना रह जाए, इंडिया यूएई के साथ मिलके कुछ डाउनस्ट्रीम के प्रोजेक्ट भी इस्टेब्लिश करे, जैसे क्रूड ऑयल को रिफाइन करना, ये सब जो प्रोजेक्ट है ना, ये सब मिल के चला सकता है इंडिया यूएई के साथ में, तो ये भी इंडिया को करना चाहिए। चलो, ये हो गया आर्टिकल हमारा। ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो, स्पेयर कैपेसिटी, स्विंग प्रोड्यूसर, पीक ऑयल, स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी, डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, ये आप यूज कर सकते हो। और ये प्रीलिम के फैक्ट्स हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। से ओपेक का फॉर्मेशन कब हुआ? 1960 में हुआ। कौन सी कॉन्फ्रेंस के थ्रू? बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू। इस पाइपलाइन के बारे में पूछा जा सकता है, हबशान फुजैरा पाइपलाइन, समझ गए? चलो, ये 2015 में पीवाईक्यू पूछा था, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट से संबंधित। और ये 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू क्लीन एनर्जी इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक शिफ्ट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आज के आर्टिकल के जो पॉइंट्स हैं वो यूज कर सकते हैं, और ये पोटेंशियल क्वेश्चन है जो आपको आज अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब हमारा लेक वाला आर्टिकल रह गया लास्ट। ठीक है, लेक वाला आर्टिकल मैं निकाल लेता हूं। वो आर्टिकल तो सिंपल है, सिंपल आर्टिकल है, पानी पी लेते हैं। और बताओ, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है ना? चलो, ये लेक वाला आर्टिकल है। देखो, लेक्स आपको पता है लुप्त हो रही हैं, लेक्स लुप्त हो रही हैं। लेक्स लुप्त होने के काफी सारे रीजन हैं। एक अगर लाइन में समराइज करें तो गांधी जी का कोट दे सकते हैं कि नेचर के पास में इतना है कि वो सबकी जरूरतों को पूरा कर सके,
लेकिन देखो लालच की तो कोई सीमा नहीं होती, आपको भी पता है। हमारे देश में ना, हमारे देश में 4% जो एरिया है वो लेक से घिरा हुआ है। लेक्स पूरे भारत का 4% एरिया कवर करती हैं। लेकिन देखो, लेक्स 90% जो सरफेस वाटर है वो प्रोवाइड करती हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक सेकंड फैक्ट चेक कर लूँ। हाँ, अच्छा वर्ल्ड का है, ठीक है, सॉरी, इंडिया का बोल दिया मैंने। लेक्स कवर ओनली 4% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस। पूरे अर्थ का 4% जो एरिया है ना वो लेक्स कवर करती हैं। लेकिन फिर भी 90% वर्ल्ड का जो फ्रेश वाटर है ना वो लेक से आता है। तो ये पूरे वर्ल्ड का डेटा है, इंडिया का नहीं है। लेकिन देखो, अगर लेक्स लेक्स लुप्त हो गई तो कितना ज्यादा मतलब बर्बादी होगी। ना सिर्फ नेचर बर्बाद होगा, सोसाइटी, इकोनॉमी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेक्स की इंपॉर्टेंस देखिए, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं। लेक्स जो हैं वो स्पंज का काम करती हैं। बारिश का पानी आया, इकट्ठा हुआ, लेक्स के थ्रू नीचे चला गया, बाद में उस ग्राउंड वाटर का अलग अलग सेक्टर्स में इस्तेमाल होता है। फ्लड को रेगुलेट करती हैं लेक्स, बफर का काम करती हैं। बेंगलुरु, चेन्नई जैसे शहरों में फ्लड ने क्या अ, बर्बादी की आपने देखा होगा। लेकिन एक रीजन ये भी था ना, वहां पे वाटर बॉडीज ही खत्म कर दी गई हैं। वाटर बॉडीज होती तो फ्लड को रेगुलेट कर देती, फ्लड को रोक लेती। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, चिल्का लेक जैसे देखो, अलग अलग लेक्स पे कितनी तरह के पक्षी आते हैं, जीव जंतु आते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की हॉटस्पॉट्स हैं लेक। फिर देखो लाइवलीहुड भी, मछुआरे मछली वगैरह पकड़ते हैं लेक से। और जैसे डल लेक है कश्मीर में, कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, टूरिज्म भी होता है वहाँ पे। और लेक्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देखो बहुत ज़्यादा है। फिर कल्चरल एंड स्पिरिचुअल कनेक्ट देख लीजिए, जैसे अजमेर से थोड़ा दूरी पे ना पुष्कर लेक है। अब वो लेक तो है, वो परंपराओं से जुड़ी हुई है, वहाँ पे तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंस है लेक्स की। लेकिन लेक्स डिसअपियर क्यों हो रही हैं? पोल्यूशन की वजह से। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन में तो आपको पता है ना क्या होता है। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि देखो, जो एग्रीकल्चर करते हैं ना उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। तो खेतों से ना पानी बह के, न्यूट्रिएंट्स जो बह के लेक्स में आ जाते हैं। फिर वहां पे एल्गी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, काई जिसे कहते हैं हिंदी में। और सरफेस पे पूरा हरा हरा दिखता है, और पूरा काई हो जाता है, हरा हरा दिखता है। नीचे जो मछलियां वगैरह हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती, उनका दम घुट के मरने लग जाती हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन की वजह से लेक्स बर्बाद हो रही हैं। फिर एंक्रोचमेंट एंड अर्बनाइजेशन, रियल एस्टेट वाले ना लेक्स को सुखा के उस पे बिल्डिंग बना देते हैं, फिर बोलते हैं लेक व्यू अपार्टमेंट। भाई, लेक ही तुमने बर्बाद कर दी जो शहर के लिए जरूरी है। और व्यू, व्यू का क्या है, आपने व्यू के लिए नेचर को ही बर्बाद कर दिया, समझ गए? इलीगल माइनिंग, कई लेक्स में से ना रेत वगैरह निकालने के चक्कर में उसकी कैपेसिटी बर्बाद कर दी जाती है। यूट्रोफिकेशन तो चलो मैंने आपको बता दिया। अब लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है? देखो, वैसे वाटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट्स प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल हैं लेक्स को बचाने के लिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन के गैप्स हैं। जैसे वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 हैं, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें वाइज यूज प्रिंसिपल बताया गया है कि वेटलैंड्स का यूज किया जाएगा सिर्फ वाइजली। लेकिन देखो, ये जो रूल्स है ना, ये सिर्फ किसके लिए हैं? नोटिफाइड वेटलैंड्स और रामसर साइट्स के लिए हैं। फॉरेस्ट के अंदर जो वेटलैंड्स हैं, जो लेक्स हैं, उनके लिए नहीं है। सीधी सी बात है, यहाँ पे गैप है। फिर फिर राइटर ना एक डॉक्ट्रिन के बारे में बताते हैं, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन मतलब देखो, सरकार तो सिर्फ ट्रस्टी है। ये लेक्स हैं, सरफेस वाटर बॉडीज हैं, इनका असली मालिकाना हक किसके पास में है? हमारे पास में है, सिटीजन्स के पास में है। और सरकार तो सिर्फ एक ट्रस्टी है, समझ गए? तो जिम्मेदारी देखो सबकी है, सबकी है लेक्स को बचाना, लेकिन सरकार ट्रस्टी है तो सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है। अभी केस भी आया था, स्वच्छ एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2025 में। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था, ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन जो है ये आर्टिफिशियल लेक्स पे भी अप्लाई होता है। क्या करना चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाना चाहिए लेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक यूनिफॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव कानून हो लेक्स को बचाने के लिए, और सारे स्टेट्स उस कानून का पालन करें।
जैसे टाइगर्स को बचाने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना, वैसे ही लेक्स को बचाने के लिए एक बड़ी अपेक्स बॉडी होनी चाहिए। आजकल तो देखो साइंटिफिक मैपिंग की जा सकती है, ड्रोन्स हैं और बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी है, आप उनकी सहायता से पता लगा सकते हो कि कहाँ पे एंक्रोचमेंट हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है लेक्स का। फिर है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। एक पॉलिसी बनाओ कि कोई भी बिना ट्रीट किए, कोई भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कुछ भी हो, बिना ट्रीट किए खराब पानी को लेक्स में नहीं रिलीज करेगा, ट्रीट करके करो, तभी वो पोल्यूशन से बचाया जा सकता है। तो ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। ये 2017 में क्वेश्चन पूछ लिया था, वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 का क्वेश्चन है। और इन फैक्ट्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे वो अर्थ का 4% वाटर, जिस पे मैं कंफ्यूज हो गया, आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वाटर स्टेट सब्जेक्ट है या सेंटर सब्जेक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मेंस का क्वेश्चन जिस पे आप आज के आर्टिकल के पॉइंट्स यूज कर सकते हो। 2016 में फ्लड से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, 2018 में वेटलैंड से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, वहां पे आज के आर्टिकल के पॉइंट आप यूज कर सकते हो। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको आज का तीसरा अटेम्प्ट करना है मेंस का, समझ गए? तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और कैसी लगी डिस्कशन आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मंडे को फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।